सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने बैरिस्टर गौहर की क़यादत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की है। खूब शिकवे शिकायत किए हैं, कहा कि हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते, हमारे केसेस नहीं लगाए जाते। इन सब में एक अच्छी और मुस्बत बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करेंगे अदलिया की बेहतरी के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी अमल में बाकायदा तौर पर अब शामिल होने जा रही है मौजूदा हुकूमत के सेटअप को लेकर? इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन्होंने भी जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या अदलिया का जो बहरान है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है? क्या इस बहरान के नतीजे में कोई वकला तहरीक भी चल सकती है? फिर प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की पोजीशन में है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपोजिशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलायंस बनाने का कहा जा रहा था, उसके सरबराह बनने से इनकार किया। उसके बाद में अब इस अपोजिशन अलायंस का क्या होगा? क्या कोई मजबूत अलायंस बनकर सामने आएगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से महरूमी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ज़ख्म चाट रही है। पीटीआई की जो सियासत है वो एक शख्स के गिर्द ही घूमती है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो बहुत ज़्यादा इंतखामी मुकदमात का सामना किया था लेकिन मुल्की वक़ार के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की थी। इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब ने। रफ़ीक रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और माहिर कानून राजा खालिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप समझते हैं चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियारात हैं जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये है कि 26वीं तरमीम ने तो जुडिशरी को तमाम यानी सुपीरियर जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया। जब आपने जुडिशरी को एक हुकूमत के अंगूठे के नीचे दबा दिया तो फिर उसमें वो स्ट्रेंथ जो वो आज़ादी जो है और वो जो आर्टिकल 188 के तहत जो उसके इख्तियारात खुले इस्तेमाल करने के उसको आइन ने दिए थे और आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर जो था उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो थी उसकी सबसे अहम हैसियत थी वो सब जो है वो ख़त्म होती नज़र आती है। और इस लिहाज से लेकिन इवन देन चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियारात को अगर इस्तेमाल करना चाहें और वो इख्तियार करने से पहले अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने से पहले अगर वो अपना मुंह उठाकर या गर्दन मोड़ के वह हुकूमत की तरफ ना देखें या किसी और की तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें और देखें कि क्या अदलिया जो है ये निज़ाम कोई भी किसी मुल्क का निज़ाम जब तक मजबूत अदलिया नहीं है नहीं चल सकता। फिर डिस्पोटिज्म है। हमने डिस्पोटिज्म से अगर बचाना है इस मुल्क को, पाकिस्तान को, जो कि एक किसी जंगी मुहिम की बुनियाद पर हमारे वजूद में नहीं आया था। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया है वो दूर हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो दायर हो चुकी हुई है, हेयरिंग हो चुकी है। उसमें उन्होंने कहा था 3 वीक के बाद वो केस जो है फिक्स किए जाए। अब साथ ही ये भी उसमें उस दिन की ऑर्डर शीट में ये एक जॉइंटली तमाम पिटिशनर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि ये केस की समाअत जो है वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का करे। तो ऐसी सूरत में अभी ये फैसला चीफ जस्टिस ने करना था। अभी चाहिए यही है कि ये इतना अहम इशू है, इसको सारे काम छोड़ के सबसे पहले जो है इसको फिक्स करें और जब तक ये केस का फैसला नहीं होता तो ये बाकी काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस जो चल रही हैं इनको रोक के रखें और डे टू डे हियरिंग करके खत्म करें इस इशू को। जब तक ये इशू खत्म नहीं होगा और आप ठीक है अहमद साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आया।
रफ़ीक रजवाना साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो शिकवे शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, हुकूमत से भी तो किए जा सकते थे, जो इतने ज़्यादा खतूत लिखे जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की जा सकती है, वफ़द लेकर जा। जो जमहूरी तरीके हैं वो हमेशा जमहूरी तरीकों के हवाले से जिस पार्टी की जितनी नुमाइंदगी होती है और बिलखसूस अपोजिशन जमातों की, तो उनको चाहिए कि ये आवाज पार्लियामेंट में उठाएं। अब जिस दिन ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है जजेर बहस की, तो मेरी इतला के मुताबिक एज फार एज आई रिमेंबर पीटीआई के तो नाम तो पीटीआई का है, मगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अब तो नाम लेवा है। ये सारों ने मेरा ख्याल है बाइकआउट किया। क्या बेहतर होता कि अपनी आवाज वहां बुलंद करते और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते। जमहूरी तरीका है ना, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते, फिर भी दोबारा एहतजाज किया जा सकता था। वहां पे जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं किया। अब आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पूरी हो चुकी है, तो उसको चैलेंज किया हुआ है। उसको सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है देखते हैं, मगर मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट को ये 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में लगानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है बतौर एक वकील के। जी ठीक। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हम इसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़ाया और कम से कम अपनी तजावीज़ पेश करने का भी कहा कि अदलिया में बेहतरी के हवाले से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात भी की है। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी, मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत इक़दाम है तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने अपने इदारों से रजू करना शुरू किया, उनकी बेहतरी के लिए तजावीज़ देने की बात की। ये बड़ा एहसन इक़दाम है उनका और बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल की और उसकी बेहतरी के लिए जद्दोजहद की। सियासी जमातों का काम नहीं है कि वो किसी भी हवाले से किसी भी टाइम वो टकराव की सियासत की तरफ जाए। सियासतदान का काम है चीज़ों को, मामलात को ठीक करना, उनको दुरुस्त सिमत पे लेके चलना। ये मुसल्लह जद्दोजहद तो है नहीं। मुसल्लह जद्दोजहद का नतीजा भी आपने देख लिया कि उसमें कोई फ़ायदा किसी भी ना सियासी जमात को हुआ, ना एस्टेब्लिशमेंट को हुआ, ना ही रियासत को हुआ। तो ये बड़ा एहसन इक़दाम है, इस पे इनको बिल्कुल करना चाहिए। और जहाँ तक डायलॉग की बात है, डायलॉग भी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो इस हद तक मेरे ख्याल के मुताबिक चले गए हैं कि उनके लिए फौरन वापसी जो है वो मुमकिन नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि उनको स्पेस दे, उनको जगह दे, वो वापस आएँ और सियासी अमल के ज़रिए अपनी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। राइट। राधा खालिद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात है, उसमें जो शिकवे शिकायत किए गए हैं, उनको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद साहब, मेरा ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और शुनीद यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी कि वो उनसे मुलाकात करें, तो फिर ये मेरे ख्याल में ठीक हुआ, मुनासिब हुआ कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसके लोग भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने रखे या जो भी अप्राइज़ किया उन्हें सूरत हाल से। ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, इस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए। अदारों के सरबराहान के साथ आपकी मुलाकात, चूँकि अदारे भी आपके हैं, उनके सरबराहान भी आपके हैं, ये मुल्क भी आपका है और आप ही इस मुल्क की जमातें हैं, तो मिलजुल के चलना चाहिए, बजाय इसके कि जिस तरह से नफ़रतें पैदा हो गई मुल्क के अंदर, जिस तरह से एक पोल्यूशन है मुल्क के अंदर। और इस हीट को कम करने के लिए ज़रूरी है कि वो हुकूमत के साथ भी मिलें, हुकूमत उनके साथ मिले, और बाकी भी जो अदारों के सरबराहान हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस के साथ ज़रा तवातर के साथ मुलाकातें वो भी मुनासिब नहीं होता। वो मारूजी हालात में तो ठीक है, लेकिन अदलिया चूँकि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और फिर कोशिश करती है अदलिया के किसी भी आलूदगी से वो दूर रहे,
तो ठीक हुआ मुलाकात, मेरे ख्याल में रूटीन की थी और अच्छा है, अगर हुकूमत मिल सकती है तो फिर अपोजिशन ने भी मुलाकात कर ली, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, एक और मामला है, मैं चाहूँगा पहले आप ही इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं अपने दीगर मेहमानों की तरफ इसको लेकर जाऊँगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले को इशू बनाकर उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त को आप किस तरह देखते हैं? क्या अदलिया में कोई बहरान है, आप समझते हैं? जी, मैं नहीं समझता जवाद साहब के किसी तरह का बुरान है, और मैं इस पिटीशन के हवाले से भी अपने ख्यालात का इज़हार मुख्तलिफ चैनल्स पे कर चुका हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, जो ट्रांसफ़र हुई 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस आसिफ हैं और जस्टिस सोमरो जो वहाँ से सिंध से आए, ये कतन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इलीगल नहीं है। आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, वाज़ेह तौर पे कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि किसी सूबे से दूसरे सूबे में किसी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट ली गई, और साथ ये है कि विद द कंसेंट ऑफ द जज कंसर्न, जिसे ट्रांसफ़र किया जाना मकसूद है, उसकी भी कंसेंट ली जानी होती है। और फिर वो चीफ जस्टिस साहिबान जो एक तो जिस सूबे से उसे लिया जा रहा है उस सूबे के चीफ जस्टिस साहब, और एक सूबा या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें लिया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी कंसेंट के जी वाकई वो उन्हें कबूल करने को तैयार हैं, और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा हैं उनसे कंसेंट ली गई कि वो उन्हें देने को तैयार हैं, उनकी ट्रांसफ़र पे उन्हें एतराज़ तो कोई नहीं है, उनका एक समझे NOC टाइप होता है। तो ये सारी फार्मेलिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के तहत हैं, इन्हें फुलफ़िल करते हुए, इनकी तकमील करते हुए फिर सदर पाकिस्तान ने उनकी ट्रांसफ़र की। और यहाँ पे ये याद रहे कि जिस जज की ट्रांसफ़र होती है वो अपनी सीनियरिटी समेत जाता है। ये नहीं होता कि वहाँ पे जाके असर नो से ओथ ले के बिल्कुल उसका डे 1 वहाँ से स्टार्ट होगा, ये नहीं होता। और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा वैसे पाकिस्तान में काम हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेडरल हाई कोर्ट है इनफैक्ट, यानी उसके एक्ट में लिखा हुआ है 2010 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट है जिसकी क्रिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जजेस विल बी टेकन फ्राम द प्रोविंसेस। तो जजेस इससे पहले भी सूबों से आते रहे, जो पहले चीफ जस्टिस थे जब ये एक्ट नहीं बना था और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया गया था, वो थे सरदार असलम साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वहाँ से यहाँ पे चीफ जस्टिस आए और उनके साथ बाकी जजेस भी आए थे जी। इसी तरह उसके बाद जो जज आए वो बिलाल साहब, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस आए। इकबाल हमीदुर रहमान साहब वो चीफ वहाँ पे जज थे, यहाँ पे चीफ जस्टिस आए, और फिर वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन हुई। ये कोई अनोखा वाक़या नहीं हुआ। और अगर बड़े सगीर में देखा जाए तो हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, तो वहाँ पे तो होता ही नहीं कि एक सूबे का जज वहीं पे लगे, उसे दूसरे सूबे में भेजा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राजा साहब का पॉइंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं है मामला। अहमद अवैस साहब, एक अगर इजाजत है मैं तकमील कर लूँ, तकमील कर लूँ अपने सेंटेंस की। जी जी राजा साहब, कि वहाँ पे इंतहाई ज़रूरी हालात में, इनएविटेबल सर्कमस्टांसिस में कोई चीफ जस्टिस देखा गया कि उसी सूबे से हो, अदरवाइज वो दूसरे सूबे से ही होते हैं। तो पाकिस्तान में कोई अनोखा या नया काम नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पिटीशन में वो तो कोर्ट ने उसे डिसाइड करना है, तो उसमें कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा अहमद अवैस साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो मामला है जजेस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात भी किए जा रहे हैं, दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, आप समझते हैं कोई अदालती बहरान बाकी है अभी? बहरान तो बिल्कुल बाकी है। देखिए ना, एक तो जो इंडिया की मिसाल दे रहे हैं वो तो ऐसे है कि इंडिया में तो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर कानून साजी है कि वहाँ पे चीफ जस्टिस जो है वो उसी सूबे में नहीं लगाया जाता, उसी हाई कोर्ट में नहीं लगाया जाता, वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाके वो चीफ जस्टिस लगता है। ये तो उनका बाकायदा एक इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसलिए वो ये ऐसा नहीं है कि वो उखाड़ पुछाड़ जो है वो यूं ही करते हैं, और ये नहीं है कि वो मनमानी वाली बात हो जाती है कि जज जिस तरह यहाँ वाली सूरत हाल है कि आपने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जजेस बैठे हैं, उन्होंने इतना इतना काम किया, उनकी अब लेजिटिमेसी
बन रही है, सीनियरिटी उन्हीं के अंदर देखी जाए, तादाद भी उनके अंदर मौजूद है। जब हाई कोर्ट बना था उस वक्त सूरत हाल और थी। उस वक्त तो चीफ जस्टिस जो है, जजेस क्योंकि कम थे, जजेस को लगाया गया था दूसरे सूबों से लाकर, इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो नहीं थे इतने। तो उस वक्त तो हुआ कि न सिर्फ के इकबाल हमीदुर रहमान बने, दूसरे बने असलम साहब बने, वो ये सरदार असलम, 2-3 जजेस थे जो दूसरे हाई कोर्ट से आके उनको चीफ जस्टिस लगाया गया था। लेकिन अब जबकि तादाद बढ़ गई है और वहां पे जजेस को काफी साल हो गए, उनकी सीनियरिटी जो है इन देयर ओन राइट वहां पे बन चुकी है, तो वहां पे उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर सिर्फ ये है, आप उनको ये विक्टिमाइजेशन है कि क्योंकि उन जजेस ने एतराज़ात उठाए, खत लिखे, और खत इतनी लेजिटिमेसी बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस लेता और उसके ऊपर नोटिस लिया जाता कि ये एग्जेक्टिव जो है वो इतनी ठीक है, इससे तो ये अच्छा ठीक है। अहमद साहब आपको पॉइंट है। रफीक रजवाना साहब आप क्या समझते हैं? अहमद अवैस साहब ने कहा कि अदलिया बहरान है, हुकूमत कोई किरदार अदा करेगी इस तमाम तर सूरत हाल में? लेकिन जी अदलिया का बहरान जो है ना, अगर आप साबका कई फैसले आप पिछले अदवार के सामने रखें और उस वक्त के इख्तलाफात को सामने रखें, तो जितना ये बहरान है उसमें माजरत के साथ सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट लीगल एक्सेप्शंस अदलिया का भी कसूर है। अदालतों से लोग शाकी क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या लोग भूल गए हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल लोग भूल गए? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक खत न लिखने पे वजारत उज़्मा से हटाया गया, क्या भूल गए हैं? मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में बेटे से फिर तनख्वाह न लेने पर डिस्क्वालीफाई किया, क्या लोग भूल गए हैं? फिर उसी बिना पर उनको पार्टी की सदारत से भी फारिग किया, क्या लोग भूल गए हैं? फिर उन्हीं के दस्तखतों से सेनेट के टिकट जारी किए हुए वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े, क्या लोग भूल गए हैं? इसी तरह से कई केसेस हैं। तो इस बात में, इस तनाजर में सोचा जाए तो अदलिया का बहरान जो है, अदलिया का अपना कसूर बहुत ज्यादा है। अदलिया को चाहिए कि अपने बहरान को, इसको खत्म करे और अपनी सफ़े सीधी करे। फिर साफ जाहिर है फिर पार्लियामेंट भी आती है, सियासी पार्टियां भी आती है, मगर ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये पार्लियामेंट ने पास की है और बड़ी हसास किस्म की है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसी हैं जिन पर लोगों को एतराज है। अब क्योंकि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस साहिबान का केस जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया, बड़ा हसास मामला है, तो मैं इस पर कोई मजीद गुफ्तगू 26वीं आईनी तरमीम पर इस्लामाबाद के जजेस के हवाले से, उनकी पिटीशन के हवाले से, सीनियरिटी के, बिल्कुल मैं चाह भी नहीं रहा कि उस पर गुफ्तगू, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो इख्तिलाफात हैं, जो एतराज़ात हैं, उनको लेकर जो बहरान की बाज़गश्त है उस पर हुकूमत कोई किरदार अदा करेगी सर? लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दावत दी है, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है इस बहरान के हल के लिए, जो कुछ सियासी पार्टियां कर सकती है या हुकूमत कर सकती है, मेरा ख्याल है वो चीफ जस्टिस साहब का खुश आइंद इकदाम है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हसन मुर्तज़ा साहब आप एक बात गौर से सुनिए। हेलो जी रजवान साहब, ये बात आप देखिए कि आखिरकार इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब ने भी दावत दी है कि आए बैठ के बात करें, तो यही इमरान खान साहब जो है शर्त आयद करने की बजाय टेबल पे बैठते, अपनी पार्टी को कहते और ये कमेटी काम करती और कमेटी काम करके किसी नतीजे पे पहुंचती, फिर कुछ ना होता, तो फिर इमरान खान साहब का शिकवा जायज था। प्री कंडीशन लगा देने के आप सबसे पहले जो है आप जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद हम बैठेंगे और फिर जब 14 साल की सजा होगी अलकाज़र ट्रस्ट में, फिर सारी बातें खत्म होगी, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। और किसी भी काम की इंतहा पसंदी नुकसानदेह होती है, सियासत में हो, जमहूरियत में हो, आमरीत में हो, खुदा न खासा कोई और हो, तो इंतहा पसंदी से काम नहीं चलेगा। अभी आप ये देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतानिया गए हैं, वहाँ क्या कुछ मतलब है कि ऐलानात हो रहे हैं और क्या कुछ इन लोगों को कहा जा रहा है। उससे पहले साबिक चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब लंदन गए तो क्या कुछ कहा गया। उससे पहले भी नवाज शरीफ के घर के सामने जुलूस में अपने मुल्क का अपना मतलब डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन योर ओन हाउस। अपने डर्टी लिनन को आप बरतानिया में धोते हैं, दुनिया के सामने धोते हैं, लोग हमें क्या कहेंगे ये पाकिस्तानी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है।
तो ये रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया ने जो तबाही फैलाई हुई है, आपको पता है अब क्या हो रहा है। तो अब जब ये छुतले बेमहार की तरह लोग अब बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए, ये बुनियाद किसने रखी है? मैं किसी को पूरा इल्जाम नाम लेकर नहीं ठहरा रहा। तो आफ्टर ऑल इस सोसाइटी में रहना, दुनिया में रहना, हम अपने आप को सुधार नहीं सकते, हम अपनी गलतियों को नहीं देख सकते। मैं यही समझता रहूं कि सारा कुछ जो है गलती फलां की और मेरी नहीं है जी। इस तरह की सोच से कभी हम आगे नहीं परवान नहीं चढ़ सकते। मेरी बात याद रखिएगा, मेरी गुजारिश भी है सबसे। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। रजवान साहब, आपकी बात से किसी नुक्ते से अहमद अवैस साहब इख्तलाफ करना चाह रहे थे। जी अहमद साहब। देखिए, मैं अभी ये बात कर रहे हैं, एक तो मैं इस बात भी कहना चाह रहा हूँ कि ये बात असूली तौर पे बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं और ठीक बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, आप थोड़ी उन तरक्की पजीर ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी आता है, जिसके अंदर ये मलेशिया भी था, सिंगापुर भी था, इंडिया भी था, ये सारे ममालिक, लेकिन इन 3 ममालिक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सिंगापुर का, मलेशिया का और इंडिया का, कि जिन्होंने कहाँ उसी पाकिस्तान से कम हैसियत में ये थे इकोनॉमिकली और अभी तरक्की करके बहुत आगे निकल गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी जो लीडरशिप थी, नंबर 1 सिंसियर एंड ऑनेस्ट थी विद द पीपल ऑफ देयर कंट्री। नंबर 2, वो गरीब घराने से आए थे, गरीब ही रहे। मसला मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिंगापुर में आप पीछे चले जाइए साहब, आपने रजवान साहब की बात से इख्तिलाफ, तो दूसरी तरफ मामले को लेकर ममालिक में सुनिए, एक मिसाल थोड़ी सी। जी जी। जिन ममालिक के अंदर लीडरशिप जो थी, इकोनॉमी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो खुद गरीब ही रहे, इकोनॉमी की तो बात तो मुल्क तरक्की कर। लेकिन जहाँ पे जिन ममालिक में, जहाँ पे देखिए, ये गरीब लीडरशिप की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात ही ना करे। फिर दूसरा, जहाँ तक सिंसेरिटी की बात रही, तो वो तो फिर हम या आप कौन होते हैं एतराज उठाने वाले PMLN की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी जमात की क़यादत पर? अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। पाकिस्तान में शहबाज अली और नवाज शरीफ के आप 10 साल के जब सियासत में आए और प्राइम मिनिस्टर बने, इनके इनकम टैक्स की रिटर्न ले लीजिए सामने। सर, इनकम टैक्स रिटर्न तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी 24 गुना बढ़ गई थी। ये तो भाई अमीर पहले 2 साल में मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की भी इनकम टैक्स रिटर्न बानी थी, वहीं से तो मामला शुरू हुआ था। जी, वहां से फिर तोशाखाना का मामला उठा था, तब लोगों को पता लगा था कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बढ़ा। सर, ये तो अहमद अवैस साहब, ये तो कानून आप दूसरों पर लागू कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी लागू होता है। हसन मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, जो बहरान किसी कैफियत है, इसको खत्म करने के लिए हुकूमत आगे आएगी? देखिए, बहरान का खत्म करने के लिए आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन से सिंसियर नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। अहमद अवैस साहब, आपका पॉइंट आया। मैं हसन मुर्तज़ा साहब से मेरा ही सवाल है। हसन मुर्तज़ा साहब, और आपने अदालत को नकारा कर दिया। जब आपने अदालत को नकारा कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे किया ओपनली, तो फिर क्या रास्ता रह गया बाकी? बिल्कुल ठीक है, ठीक है अहमद साहब, आपको पॉइंट आया, बिल्कुल आपकी बात हम समझ चुके हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपके लिए मेरा सवाल है, जो ये बहरान किसी कैफियत है इस वक्त अदलिया में, इसको खत्म करने के लिए हुकूमत आगे आएगी? देखें जी, किसी भी किस्म का मैं नहीं समझता ये कोई अदलिया का बहरान है। इंतजामी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो मुसलसल एक कोशिश हो रही है। तमाम जुडिशरी को इस तरह मुतनाज़ा बना दिया गया है कि अब जजेस के अंदर एक डिवीजन नजर आती है कि ये फलां जमात से ताल्लुक है, ये फलां जमात से ताल्लुक है, जो कि इंतहाई खतरनाक है हमारे मुआशरे के लिए। आज अब भी ये जो 5 जजेस मोहतरम जज साहबान के हवाले से बात की जा रही है कि वो एप्लीकेशन लेके आ गए हैं उनकी सीनियरिटी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको दरख्वास्त देने की ज़रूरत कोई नहीं थी। उनको तो वो तो ये इस चीज़ का पता नहीं, अब इसके लिए मेरे पे भी कोई हद लागू हो सकती है या नहीं। वो जवाब दे हैं कि जितने केसेस मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, कभी उनके लिए भी एप्लीकेशंस दी गई हैं, कभी उस
अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी मेरे मोहतरम जज साहबान ने कोई एफर्ट्स किए हैं कि इतनी पेंडेंसी पड़ी हुई है, इतने इतने सालों से लोग काल कोठरियों में पड़े हुए हैं, दादा मुकदमा दायर करता है, पोता उसका जो है वो फल तो क्या मिलना है, या तो अधूरा इंसाफ मिलता है। शेख जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे में आज भी जजेस ने अधूरा इंसाफ दिया है। वो ये नहीं कह सके कि वो जुल्म हुआ था, वो सिर्फ कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, जो कि बिल्कुल अदालती कत्ल था। एक जज ने वो इतना पर्सनल हो के उसमें वो सारी समाअत की और उसमें फैसला सुनाया कि जिसको दुनिया की तारीख में वो स्याह तरीन फैसला था। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से सियासतदानों की या सियासी कारकुनों की तरफ से जुडिशरी को इस तरह से मुतनाज़ा बना देने से मेरा ख्याल है हालात बेहतर नहीं हो सकते, मजीद खराब होंगे। अब हमारा मुआशरा गुड सीयू वाले जजेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अब साकिब निसार जैसे जजेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और यहाँ पे आज जो जज साहबान हैं वो इसकी बेहतरी के लिए तो जरूर कोशिश करें। अब वो कोशिश लगे हुए हैं आज भी कि जी हमारी सीनियरिटी का इशू है, हमारा जी ये नहीं होना चाहिए। जब एक कानूनदान अभी आपके प्रोग्राम में वो ये चीज वाजिया कर रहे हैं कि आइन में गुंजाइश है, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। तो जब ये गुंजाइश है तो इस पे किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? जज तो जज है, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट में हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कुछ फेवर के फैसले मिलने की अब तवक्को नहीं रही, इंसाफ होगा, उस वजह से वो सारी चीजें हो रही हैं। और जहां तक ताल्लुक करप्शन की बात का है, वहां पे आप जब भी किसी सियासी जमात को कहेंगे तो उसके तरफ से एक बड़ा जवाब आएगा। अभी जो बात हो रही थी, क्या कितने फीसद टैक्सेस में या रिटर्न्स में उनकी आमदनी बढ़ी थी, सबके सामने है। लेकिन जब भी करप्शन की बात होगी, दूसरों पे इल्जाम लगाना, उंगली उठाना, और जो केपी के अंदर आज हो रहा है उसकी मुझे बताएं पूरी दुनिया में कोई मिसाल मिलती है? क्या चीज है वहां पे नहीं हो रही? तो ये सारी चीजें हैं, हमें कम अज कम जुडिशरी के मामले पे सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको हमें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। राजा खालिद साहब, इस पर मैं आपका भी यकीनी तौर पर पॉइंट लेना चाहूँगा। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर भी बताएं, जो इस वक्त हम बात कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, आप समझते हैं कोई वकला तहरीक भी शुरू होने वाली? जी देखिए जवाद साहब, बात यह है कि वकला हमेशा तहरीक शुरू करते हैं, कहीं पे आइन की वायलेशन हो, आइन को बाईपास करके कोई अगर कदम उठाया जाए या फिर कानून की वायलेशन में अगर कोई स्टेप उठाया जाए तो फिर वकला तहरीक चलाते हैं। इससे पहले माजी में भी वकला ने आइन और कानून का ही साथ दिया। लेकिन यहाँ पे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं उठाया गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बिल्कुल वाज़ेह आर्टिकल है 200, अगर उसकी कंप्लाइंस में, उसकी परसुएंस में या उसकी ताहीद में कोई कदम उठाया गया, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई काम किया गया है, मावराए कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं किया गया, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कैसे तहरीक चलाएंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को रिडेंडेंट बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को उज़्व मुअत्तल बना दें? तो ये नहीं हो सकता। मैं कतई नहीं समझता कि वकला की कोई तहरीक चलेगी। इससे पहले भी आप सुन चुके हैं कि जब 26वीं आइनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी और उसके फ़ौरन बाद सब्सिक्वेंटली ये कहा गया था कि हम जी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम 26वीं तरमीम को की तहस नहस कर देंगे। लेकिन कोई तहरीक आपको नज़र नहीं आई, वकला ने किसी तरह की कोई तहरीक नहीं चली, सिवाय किसी पार्टी के चंद लोगों ने कुछ वक्ती थोड़ा सा 15-20 या बहुत हुआ कोई 50-100 लोगों ने एहतजाज कहीं पे रिकॉर्ड करवाया हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर आप देखिए कि वही वकला जो सपोज़ अगर आप पीटीआई की बात करें तो उसमें 2 वकील हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और अली ज़फ़र साहब। वो जुडिशल कमीशन जो क्रिएशन है 26वीं तरमीम की, जिसमें यानी उसकी जो जुडिशल कमीशन की जो हैयत है
उसकी जो कंपोजिशन है उसे चेंज किया गया, तो वो उसमें बैठते हैं, वोट भी डालते हैं, एब्सटेन भी करते हैं, वॉकआउट भी करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया कि 26वीं तरमीम एग्जिस्ट करती है, कानून और आइन के मुताबिक है, और हमारा वहाँ पे बैठना, वोटिंग करना, ना करना या वॉकआउट करना, ये सारा कुछ हम अपने जो अख्तियारात हैं, अपनी जो विल और विश है उसे एक्सरसाइज करते हैं। मैं कतई नहीं समझता कि वकला की कोई तहरीक चलेगी या चल सकती है या कोई इस तरह की बात हो सकती है कि मुझे कोई कन्विंस करे ना, मुझे बताए कि कहाँ पे। अभी मोहतरम अवैस साहब अहमद अवैस साहब बात कर रहे थे इंडिया की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कानून में लिखा हुआ है कि सूबे का जज दूसरे उस सूबे में नहीं लग सकता। जी यहाँ आइन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी जज को दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले फेज में। उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए जी मेरी बात मैं बात कर लूँ ना सर, तो उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए सदर पाकिस्तान ने उनकी ट्रांसफ़र की है। इसे आप कैसे कहेंगे कि ये कानूनी तौर पे गलत है या आइनी तौर पे गलत है? ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये भी नहीं होता कि सीनियरिटी की जहाँ तक बात है, ये कैसे होगा कि सूबे का आप सबसे नीचे वाला जज, सपोज के पंजाब के 60 जजेस हैं, जो सबसे जूनियर हो उसे इस्लामाबाद में लाएंगे या किसी सूबे में लाएंगे ताकि दूसरे जजेस की जो सीनियरिटी है वो मुतासर ना हो। जब लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्हें पता था, वो लिख देते कि फिर उनकी सीनियरिटी भी सबसे नीचे होगी, वो उसमें लिख देते कि वो नया ओथ लेंगे। जिस तरह से इन जज साहिबान ने कहा कि इन्हें नया ओथ लेना चाहिए था, अगर ऐसी बात होती तो फिर उसमें लिखा जाता जज का ओथ एक ही होता है, वो आर्टिकल 194 के तहत होता है, शेड्यूल 3 के तहत होता है, और वो ले चुके हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद अवैस साहब, अभी आपसे कुछ देर पहले रफ़ीक रजवाना साहब ने भी नुक्ता उठाया था, तो बैरून ममालिक आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब हालिया भी एहतजाज हुआ बहुत ज़्यादा, उस पर खुद आसिफ साहब का भी रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा हम पर भी तो मुकदमात बने थे, सियासी मुकदमात बने थे, लेकिन हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी, कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया था जिससे मुल्क की वक़ार मजरूह हो। देखिए मेरी बात सुनिए, मुल्क की वक़ार की बात करते हैं, PTI ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे मुल्क की वक़ार मजरूह हो। वो मैं आपको 2 वाक़या बता देता हूँ जिसमें मुल्क की जो है वक़ार मजरूह हुआ और बड़ा सख्त हुआ, और वो दोनों वाक़यात जो है उसमें PTI का कोई हाथ नहीं था। मसलन पहली दफ़ा वो वाक़या हुआ जब 1990 में बेनज़ीर मोहतरमा शहीद की जब हुकूमत को फायर किया गया और गुलाम इसहाक खान साहब ने, तो उसके बाद पीपल पार्टी की हाई कमांड ने एक बाकायदा पूरा ब्लूप्रिंट जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो उस वक्त अंडर प्रोसेस थी, वो जाके अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी, और उसकी बुनियाद के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। और पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शन लगा दी गई थी कि अब हमारे पास एविडेंस आ गई है कि ये एटम बम बना रहे हैं, लिहाजा अब हम ये सैंक्शन लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये मुल्क के मफाद के खिलाफ बात हुई। हाँ, दूसरी बात, पीपल पार्टी की हुकूमत थी 2008 से लेके और 2013 तक, आपको मालूम है। ये अहमद अवैस साहब, अब अगर हम इसको मौजूदा सूरत हाल से जोड़ें तो हमने देखा जिस तरीके से खतूत लिख रहे हैं, IMF पे खतूत लिख कर भेजे जा रहे हैं, और कर्जा ना देने की बात की गई। पाकिस्तान को जब बहुत ज्यादा जरूरत थी बेल आउट पैकेज की, उस पर भी रोका गया। इसको आप किस तनाजुर में लेंगे फिर अहमद अवैस साहब? सुनिए, यहाँ तो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ये नॉन नुमाइंदा हुकूमत है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, और ये अवामी हुकूमत नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत पर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना मिलता तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का ही था ना अहमद साहब। वो देखिए मीमो गेट स्कैंडल पता है आपको? जी बिल्कुल सर। स्कैंडल हुआ वो मीमो गेट स्कैंडल क्या था? अमेरिकन प्रेसिडेंट से कहा गया था कि पाकिस्तान में आके इंटरफियर करो। बिल्कुल ऐसी है। मंसूर एजाज साहब को कौन नहीं जानता, जुबान ज़दे आम थे उस दौर में, ये बातें सारी थी। सर ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खतूत लिखे IMF को और इस वक्त जो लिखे जा रहे हैं, अब आगे भी आप लोग लिखते रहेंगे, उसका क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? सर ये भी तो एंटी पाकिस्तानी बात हुई ना। देखिए सवाल ये है कि देखें, जब हुक्मरान जो हैं उनकी बुनियाद जो है वो कानून के और जो इंसाफ पे नहीं होगी और करप्शन के ऊपर वो जो है, अभी आपने सुना शहबाज शरीफ साहब आए हैं, आके ओथ लिया और कहा कि ये मुल्क गरीब है, मईशत खराब है,
मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। और 1 महीने के बाद जब IPP का शोर पड़ा तो पता लगा कि उनके 2 बेटे जो हैं वो अरबों रुपए ले चुके हैं, ये IPP के यूनिट चला रहे हैं और वो पैसा इनके घर में गया। ये अंदाज जब हुकूमती के लोगों का होगा तो फिर पाकिस्तान में कहाँ से आपको नजर आएगा कि यहाँ पे सहूलत और आवाम की मर्जी की और उनकी मंशा की कोई बात हो रही है। जब इसी वजह से जो हमारे यहाँ पर जो आपने देखा कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है 45% से 55% तक चली गई है और आज तक किसी ने आज 1 साल से ऊपर हो गया इस हुकूमत को बने। अहमद साहब एक जवाब फिर भी नहीं आया जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम पर भी सियासी मुकदमात बने लेकिन कभी मुल्क की वक़ार को मजरू नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से साबिक चीफ जस्टिस वहाँ पर जाते हैं, कोई भी रहनुमा जाते हैं, आप लोग लंदन में एहतजाज शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान फौज के मुतालिक जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, वो आज भी वो रिकॉर्डेड है। उनकी क्या बात करते हैं? आज वो दूध नहाए बन गए हैं। कैसे कैसी जुबान इस्तेमाल की है उन्होंने, वो तो छोड़िए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 4 हाथ आगे निकल गई ना। बात सिर्फ तकरीरों तक थी, आप ख्वाजा आसिफ साहब को भी कह रहे हैं, बयानात तक थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमने 9 मई सबके सामने सारी बातें छोड़ के इस वक्त की जरूरत यह है कि पाकिस्तान के आइन के साथ सब मुखलिस हो जाए और इसको लेके आगे चलेंगे तो मुल्क बच जाएगा, वरना हालात बड़े खराब हैं। मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरत आपने आखिर में बात की अहमद अवैस साहब के पाकिस्तान के हालात को लेकर सब एक साथ चले। अहमद अवैस साहब, रफ़ा बसंत मुर्तज़ा साहब, राजा खालिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल हालात पाकिस्तान के यही हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर, तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा ताकि मुल्क के हालात को दुरुस्त किया जा सके और जो इस वक्त पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है इसमें सब इकट्ठे हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।